अब हम हिंदी के टॉप 15 मोस्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास हैं मतलब किसके लेखक हैं? तुलसीदास लेखक हैं, तो इनमें से जो ये रचनाएं लिखी हैं तो कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की है? तो यह है विनय पत्रिका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आ चुका है, तुलसीदास की रचना आई है, तो आपको तुलसीदास, सूरदास और जो भी आपके सिलेबस में कहा जाए कि हिंदी सब्जेक्ट में जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं जरूर आप याद करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आया है तो श्योर है फिर से आएगा। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है, नीरज किस कवि का उपनाम है? तो जितने भी आप कवि परिचय, लेखक परिचय पढ़े हैं तो उनके बारे में पूरी डिटेल आप कलेक्ट कर लें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जगन्नाथ दास होगा। ठीक ना, ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शुद्ध शब्द का चयन करना है। मतलब शुद्ध अशुद्ध भी पूछा जाएगा, तो आप जो भी हिंदी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको शुद्ध बिल्कुल हिंदी पढ़ के जाना अच्छे से, ध्यान से। ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परीक्षा। ठीक ना, परीक्षा इस प्रकार से लिखेंगे। अपराजिता, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है? पहले। ठीक ना, उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, पराजिता, पराजिता को अलग करेंगे तो बचेगा सिर्फ आ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, तो उपसर्ग आया है मतलब प्रत्यय श्योर है कि उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आप पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 8, ठन ठन गोपाल का अर्थ, यानी मुहावरा आया है, तो मुहावरा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना। तो इसका अर्थ होगा धनहीन होना, मतलब जब किसी व्यक्ति के पास एक भी पैसे नहीं बचते तो हो जाते हैं ठन ठन गोपाल। ठीक ना। राजपुत्र में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका जो समास विग्रह होगा राजा का पुत्र होगा। ठीक ना। तो समास से क्वेश्चन आया है, तो जरूरी नहीं कि अगली बार भी तत्पुरुष से आएगा, हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए, तो आप पढ़ के जाएं। ठीक ना। द्विगु, द्वंद्व, गर्भधारय, सभी समास को आप अच्छे डिटेल से पढ़ें। हाँ, अगर समझ में नहीं आता तो आप बताएं, तो मैं आपके लिए समास का अलग से लेक्चर बनाऊंगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कवींद्र शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा है तो संधि आपको पढ़ना पड़ेगा, उनके प्रकारों को पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कवि धन इंद्र। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और ये है, राष्ट्रगीत के रचयिता का नाम क्या होगा? तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, इन सारी चीजों से क्वेश्चन तो याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको जरूर आप अच्छे से डिटेल में पढ़ते जाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो जल शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा वो होगा अनल, क्योंकि अनल शब्द जो होता है ये आग का पर्यायवाची होता है। तो पर्यायवाची से क्वेश्चन आया है तो फिर से पूछेगा, इसको आप पढ़ लें। ठीक ना, पर पर्यायवाची पढ़ के आप जाएं। दोहा छंद में मात्राएं होती हैं, तो आपके सिलेबस में देख लें कौन कौन से छंद हैं। ठीक ना, तो आपको छंद जरूर पढ़ के जाना है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, 13 और 11 की यति से 24 मात्राएं होती हैं। ठीक ना, दोहा छंद में। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो इनको सुमित्रानंद पंत जी को कहा गया है। ठीक ना, तो कवि, लेखक परिचय, इनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल्स पढ़ाई कर लेना है। ठीक है। सब कुछ जानने वाला के लिए शब्द क्या होगा? तो इसको बोलेंगे सर्वज्ञ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक वाक्य, एक शब्द में जो आते हैं सेंटेंस, उससे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आप हिंदी को आप डिटेल से पढ़ते जाएं। वहीं एक क्वेश्चन आया था, शीतल का भाववाचक संज्ञा, मतलब संज्ञा सर्वनाम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शीतल अगर कोई वर्ड लिखा है तो उसका भाववाचक रूप, यानी अगर स्ट्रेट नाउन अगर बनाए तो क्या होगा? तो इसका होगा शीतलता। ठीक ना, शीतलता, शीतलता क्या है? भाववाचक संज्ञा बनेगी। वहीं अगला क्वेश्चन एक आया था, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार। देखिए छंद भी आया, अलंकार भी आया, संधि आ रहा, समास आ रहा, पूरा कहा जाए कि ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसको याद रखें आप, उपमा अलंकार है। ठीक ना, तो जैसे क्वेश्चन दिया इसमें उपमा श्लेष रूपक उत्प्रेक्षा दे रहा, अनुप्रास भी अलंकार होता है,
और देख लें आपके सिलेबस में कौन कौन से अलंकार है, सबको आपको डिटेल से पढ़ के जाना है। तो उपमा आया, हो सकता है अगली बार जो एग्जाम्पल आए, ये एग्जाम्पल है, उपमा अलंकार की एग्जाम्पल है, तो कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा, तो जो भी आप अलंकार पढ़ के जाएंगे तो उनको डेफिनेशन बस तक निहित ना रहे, आप पूरा का पूरा एग्जाम्पल अच्छे से याद करके जाएं। हो सकता है वहाँ एग्जाम्पल पूछे और ऑप्शन में दे दें, ठीक ना, वहाँ ऐसे नहीं पूछेगा कि उपमलंकार किसे कहते हैं, ठीक ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम्पल देगा और आइडेंटिफाई करने के लिए देगा। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया लास्ट क्वेश्चन पे अगर फोकस करें, वीर रस का स्थायी भाव, मतलब रस भी पूछा गया, रस के प्रकार पूछ सकता है, अंग पूछ सकता है, ठीक ना, जिनको आप पढ़ के जाएं। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होगा वो उत्साह होगा। क्रोध क्या होता है, रौद्र का, रौद्र, अब देखो यहाँ रस भी दिया है और उसका स्थायी भाव भी दे दिया है, ठीक ना, तो ये नहीं होंगे, ठीक ना, ये रॉन्ग है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अलंकार, छंद, रस, ठीक ना, सब चीजें आप अच्छे से पढ़ें। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के पूरी की पूरी ग्रामर ही आई थी, तो आपको ग्रामर की पढ़ाई अच्छे से करके जाना है, ठीक है। चलिए, जो भी डाउट होगा आप कमेंट्स करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।